ठीक है, कल का अपना जो परिचय था उसके बाद में अपन आज सीधे टॉपिक पे चलते हैं, है ना। थोड़ा सा हल्की सी जो कल की बात थी वो बता दूं, याद ही हो भी गई होगी। फिर भी एक बार, समाज क्या है? संबंधों की व्यवस्था है या जटिल व्यवस्था है। ठीक है, हमने समाज की एक डेफिनेशन भी ली थी, है ना, एक दो डेफिनेशन भी ली थी। इसके बाद में हमने समाजशास्त्र देखा था। समाजशास्त्र समाज का ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है, इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो मेन टॉपिक है फैमिली, परिवार। वैसे तो देखा जाए तो फैमिली लैटिन के फेमुलस से निकला है, फेमुलस से निकला है ना। ये उस समय यूज होता था और फेमुलस में पति पत्नी बच्चे और जो दास होते थे उनको रखा जाता था फेमुलस, और उसी से फैमिली वर्ड निकला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन उससे भी ज्यादा हमको सामान्य तरीके से परिवार को हम जानते हैं कि परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं। अगर सामान्य अर्थ ले तो परिवार में क्या है? पति पत्नी और बच्चा रहता है। अगर आपसे पूछो परिवार क्या, तो सामान्य शब्दों में आप ये बात कर सकते हो। परिवार जो है, हमने जैसे कि बोला कि जो समाज है संबंधों की व्यवस्था है, तो इन संबंधों की व्यवस्था की बेसिक यूनिट है परिवार। क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको कई सारे संबंध मिल जाते हैं, पापा मिल जाते हैं, मम्मी मिल जाती है, बहन मिल जाती है, भाई मिल जाती है, चाचा मामा सब मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो समाज है, समाज की केंद्रीय इकाई क्या है? परिवार है। क्योंकि संबंध परिवार से ही जनरेट हो रहे हैं, उसके बाद में फिर प्राथमिक संबंध तो परिवार से ही जन्म ले रहे हैं, है ना। तो बेसिक इकाई क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि परिवार जो है वो समाज की मौलिक और नैसर्गिक इकाई है। नैसर्गिक, नेचुरल है परिवार, क्योंकि संबंध वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम ये एक इंट्रो में या एक लाइन इस टाइप से अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि परिवार क्या है? परिवार माता पिता और बच्चों से निर्मित समाज की एक नैसर्गिक और प्राथमिक इकाई है। यह बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, एक सामान्य अर्थ हमने ले लिया। अब कुछ विद्वानों की बात कर लें। कुछ विद्वानों ने उसको कैसे अर्थ देने की कोशिश की। परिभाषा भी अर्थ ही होता है भैया, है ना। परिभाषा भी अर्थ ही होता है। सबसे अच्छी परिभाषा वो जो सबसे अच्छा अर्थ दे, है ना। लेकिन परिभाषा और अर्थ में अंतर कहां आता है? क्योंकि परिभाषा किसी के अनुसार जब अपन लिखते हैं तो एज इट इज लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसके अनुसार नहीं पता, उसका संदर्भ समझ में आता है, आपको नहीं याद आ रही किसी की डेफिनेशन, तो आप अपने शब्दों में भी ठीक ठाक परिभाषाएं लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन एक परिभाषा लेते हैं, इलियट और मेरिल। इलियट व मेरिल, एक तो विद्वान है इलियट व मेरिल। इन्होंने परिवार को कैसे डिफाइन किया है, कैसे बताया है? ठीक है, तो इलियट व मेरिल ने बोला है कि परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है। क्या है? जैविक सामाजिक इकाई, जैविक सामाजिक इकाई, है ना। जैविक सामाजिक इकाई है। ठीक है, शॉर्ट में मतलब अपने को कीवर्ड्स जो है वो लिखते रहो, है ना, तो याद भी रहने में, जैसे पेन चलता है ना तो याद भी रहता है थोड़ा। तो थोड़ा मैं शॉर्ट कीवर्ड्स आपको बता दूंगा परिभाषाओं के। ये कीवर्ड्स अगर दिमाग में रहेगा तो परिभाषित आप कर सकते हो। तो क्या है? परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है, ऐसा इलियट ने कहा, जिसमें पति पत्नी व बच्चे होते। ठीक है, दो कीवर्ड। ठीक है, इसको समझा भी देते हैं। जैविक सामाजिक इकाई, जैविक इकाई का मतलब क्या? जैविक इकाई का मतलब बायोलॉजिकल, मतलब उनके अंदर क्या होते हैं? यौन संबंधों पर आधारित होती है। रक्त संबंध बोल सकते हैं हम जैविक का मतलब, बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल और सामाजिक दो प्रकार के संबंध बोले उन्होंने, बायोलॉजिकल भी है और सामाजिक भी है। सोशल यूनिट तो है ना, समाज के आधारभूत इकाई हम पहले ही बोल चुके हैं। तो इलियट ने क्या बोला, इलियट और मेरिल ने, कि परिवार क्या है? जैविक सामाजिक इकाई है जो पति पत्नी व बच्चों से मिलकर बनती है। आसान है डेफिनेशन, समझ में आ रहा है? दो कीवर्ड याद रखना है, जैविक सामाजिक इकाई, पति पत्नी और बच्चे। यहां से आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। यही
इसके अलावा और एक डेफिनेशन ले लेते हैं इलियट और मेरिल की, सॉरी इलियट मेरिल की हो गई, तो मैकाइवर और पेज, मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन ले लेंगे। तो मैकाइवर और पेज ने परिवार को यौन संबंधों पर आधारित समूह के रूप में परिभाषित किया है। मैकाइवर व पेज ने बोला है कि परिवार यौन संबंध पर आधारित समूह है, जिसमें जहां पर क्या होता है, संतान उत्पत्ति होती है और उसका पालन पोषण होता है। तो वर्ड कौन कौन से कीवर्ड हो गए, संतानोत्पत्ति, वो उनका पालन पोषण। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दो कीवर्ड मैकाइवर व पेज की डेफिनेशन में। मैकाइवर व पेज का कहना है कि यौन संबंधों पर आधारित ऐसा समूह जिसमें संतानोत्पत्ति होती है और उनका पालन पोषण होता है, उसको हम परिवार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स है भाई, है ना, ये कीवर्ड्स याद रखना है। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको शॉर्ट में ऐसे ही लिखते चलना है, आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। ये दो कीवर्ड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, अर्थ और परिभाषा क्लियर। आगे चलें। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषताओं की। ठीक है, इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर विशेषताएं निकलेंगी। ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। परिभाषाएं दो याद कर लो और उन्हीं में 4-5 पॉइंट आपको विशेषताओं के मिल जाएंगे। जैसे कि हमने दो परिभाषाएं लिखी तो उसमें आपको परिवार की कुछ विशेषताएं मिल गई होंगी। जैसे पहली विशेषता क्या मिली, सामान्य तरीके से सोचे तो, कि भाई इसमें संतानोत्पत्ति होती है ना, यौन संबंध बनते हैं, है ना, ये एक सामाजिक इकाई है, समाज में केंद्रीय स्थिति होती है। और क्या मिल गया भाई, इसमें बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। ये हमको परिभाषाओं से ही मिल गया। तो आपको एक चीज पकड़ना है, रूट है परिभाषाएं। समाज शास्त्र में जो जड़ है, मेन चीज अवधारणाओं की, वो परिभाषाएं, और फिर उन परिभाषाओं से लक्षण, विशेषताएं, दोष, क्या बोलते हैं उसको, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब निकाल सकते हैं। तो हमने दो परिभाषाओं को पकड़ लिया, अब उसके आधार पर हम विशेषताएं, क्योंकि और भी विद्वानों ने डिफाइन किया है, तो विशेषताओं में हम 2-4 विशेषताएं ऐड और कर लेंगे, क्योंकि हर विद्वान को पढ़ना तो संभव नहीं है। तो दो विद्वानों को पढ़कर हम विशेषताएं कुछ अधिक 6-7 विशेषताएं लिख लेंगे। डन है। विशेषताओं को दो प्रकार से डिवाइड किया गया। विशेषताओं को दो भागों में डिवाइड करके विद्वान देखते हैं। ठीक है, सामान्य विशेषताएं और मुख्य विशेषताएं, है ना। सामान्य विशेषताओं में क्या, सामान्य विशेषताएं जो हर जगह सामान्यतः परिवार में पाई जाती है। ठीक है, हर प्रकार के परिवार में सामान्यतः पाई जाती है, हमेशा उसका मूल उद्देश्य वो होता है, इसीलिए हम उनको सामान्य विशेषताएं बोलते हैं। जैसे यौन संबंध, ये हमने पढ़ा भी। यौन संबंध का होना परिवार की सामान्य विशेषता है। और यौन संबंध के साथ साथ संबंधों में स्थायित्व, संबंधों में स्थायित्व का मतलब क्या, कि भाई एक बार भाई बन गया तो भाई है, एक बार बेटा हो गया तो बेटा है, एक बार मां है तो मां है। ऐसा है क्या कि एक्स भाई एक्स बहन, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसीलिए परिवार में एक बार जो संबंध स्थापित हो गया उसमें स्थायित्व होता है, उसमें कोई एक्स या वाई नहीं होता है। समझ में आया ये? अच्छा, इसके अलावा परिवार में एक वंशक्रम होता है। वंशक्रम की एक प्रणाली होती है। वंशक्रम की प्रणाली का मतलब कि भाई जैसे अब इक्ष्वाकु वंश, तो परिवार में वो वंशक्रम चला आ रहा है। एक परिवार अपने आप को किसी न किसी वंश से जोड़ता है, अपने पूर्वजों से जोड़ने के लिए एक वंशक्रम की प्रणाली होती है। ये बात समझ में आ रही है? वंशक्रम हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना, डिसेंसी जिसको बोलते हैं, नातेदारी में वंशक्रम आने वाला है। तो वंशक्रम की एक प्रणाली होती है। तो क्या बोला हमने, यौन संबंध होते हैं, उन संबंधों में स्थायित्व होता है और वो किसी न किसी वंश से जुड़ा हुआ होता है। वंशक्रम की एक प्रणाली। परिवार में आर्थिक गतिविधियां होती है।
अब आप बोलेंगे आर्थिक गतिविधि कैसे, तो परिवार ही तो आर्थिक गतिविधि का केंद्र है भाई। पापा कमा के लाते हैं, ठीक है, सबकी श्रम विभाजन डिफाइंड है ना, तो आर्थिक गतिविधियां भी यहां पर होती हैं, किसमें, परिवार में। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। या हम इसको कह सकते हैं आर्थिक प्रावधान, ठीक है। तो परिवार में क्या है, आर्थिक प्रावधान भी होते हैं, आर्थिक प्रावधान भी होते हैं, ठीक है। 4 हो गए, 4 पर्याप्त है, एक हाथ और ले लेते हैं। परिवार में एक सामान्य निवास होता है। निवास का सामान्य होना मतलब एक निवास होना, यह भी परिवार की विशेषता है। ऐसा थोड़ी है कि परिवार एक यहां रह रहा है दूसरा वहां रह रहा है, वो नहीं है। परिवार में सामान्य निवास होता है, लगभग सारे लोग जो है एक जगह रहते हैं, तो सामान्य निवास, सामान्य निवास। तो कितनी अपने पास विशेषताएं हो गई, सामान्य विशेषताएं, 1 2 3 4 और 5 विशेषताएं देखी। पांचों विशेषताएं आपको क्लियर हुई होंगी जो हमने बोली परिवार की। सबसे पहली और आधारभूत सामान्य विशेषता क्या, यौन संबंधों का होना। फिर संबंधों में संबंध भी है, और संबंधों में क्या है, स्थायित्व है। इसके बाद में वो किसी न किसी वंश से जुड़े हुए होते हैं, वंश का तार जुड़ा हुआ होता है। आर्थिक गतिविधियां होती हैं परिवार में। और उसके बाद में हमने बोला कि इसमें सामान्य निवास, परिवार एक सामान्य जगह पर आवास होता है या उनका निवास स्थान होता है। ये डन है। 4 5 है, 5 याद रखना है। आपको बड़ा प्रश्न आए तो 2 भागों में बांटकर आप विशेषताएं बताएंगे, सामान्य विशेषताएं और मुख्य विशेषताएं, ठीक है। ऐसा विद्वान बांटकर देखते हैं, बड़ा प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे। अगर छोटा प्रश्न आता है तो आप इसको 1-2 लाइन में आप इनको कंप्लीट कर लेंगे और बाकी 4-5 इनको लिख देंगे, तो 8-10 लाइनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। तब आपको इतना डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है सामान्य और मुख्य, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8-10 लाइन में लिखना है, 2 पार्ट कर देंगे तो 2 लाइन तो यही खा जाएगा, ठीक है। इसलिए वहां ऐसा नहीं करना है, बड़ा प्रश्न आए तब आपको ऐसा करना है, ठीक है। या वो आपसे पूछ ही ले कि सामान्य विशेषताएं बताओ या मुख्य विशेषताएं बताओ, तब, ठीक है, अन्यथा नहीं। अच्छा, अब कुछ मुख्य विशेषताएं जिनको हम कहते हैं, जिनको विद्वान मुख्य विशेषताओं में रखते हैं। तो देखो, परिवार विश्व के प्रत्येक प्रकार के समाज में है या नहीं है? हाँ, अमेरिका में है, वो नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग उन वहां भी है। ऐसा थोड़ी है कि वो किम जोंग उन सबको मार रहा है तो वहां परिवार नहीं है, वहां भी है। आइलैंड ले लो, फिजी ले लो, जितने देश दिख रहे हैं आपको इस वर्ल्ड के मैप में, वहां परिवार संस्था के रूप में विद्यमान है किसी न किसी रूप में। और जब से सभ्यता का उद्भव हुआ है तब से हम परिवारों का कहीं ना कहीं रेफरेंस देखते आ रहे हैं। कोई भी काल रहा हो, सिंधु घाटी भी रही हो तो सिंधु घाटी में भी परिवार दिख रहे थे ना आपको, मतलब देखे तो नहीं, लेकिन बाथरूम बनी है, बेडरूम बना है, पानी निकलने के लिए बना है, तो काय के लिए बना है? परिवार के लिए बना होगा भाई, ऑब्वियसली, घर अलग अलग है तो परिवार सभ्यता के उद्भव से लेकर आज तक है। और विश्व के प्रत्येक प्रकार के समाज में पाया जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि परिवार में कौन सा गुण है या कौन सी विशेषताएं हैं, तो सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। तो जो फैमिली है वो यूनिवर्सल है, वो हर प्रकार के समाज में, प्रत्येक प्रकार के समाज में पाई जाती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है, सार्वभौमिकता, ये हो गया। अच्छा, परिवार में जो संबंध होते हैं, सब एक साथ में रहते हैं, तो उसका बेसिस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है? एक तो जैविक आधार तो है ही है कि भाई किसी से पैदा हुआ है तो उसके साथ में रहेगा बच्चा। उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो उनको जोड़े रखती है? भावनाएं। तो परिवार का आधार भावनाएं होती है, ठीक है, और भावनाएं ही उन लोगों को जोड़े रखती है। कितना इमोशनल अटैचमेंट, मेरा बेटा, राजा बेटा, पापा की परी बोलते हैं आजकल, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक दूसरे को क्या है, भावनात्मक आधार प्रदान करते। तो परिवार का आधार क्या हो गया? भावनात्मक। तो हम बोल सकते हैं कि एक विशेषता क्या है, भावनात्मक आधार, इमोशनल बेसिस, भावनात्मक आधार। परिवार का आधार क्या है? भावनात्मक। अच्छा, ये 2 विशेषताएं हो गई। तीसरा, अगर हम बात करें तो परिवार में बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है क्या? आपका जो व्यक्तित्व है, आप जो हो
वो आपके परिवार की देन है क्या? हाँ, ठीक है। आप कहीं बाहर जाते हो तो बोले कैसे संस्कार है इसके, अगर अच्छा काम करोगे तो सब फैमिली को। अब भाई रोहित शर्मा जीत गया तो सब उसकी फैमिली को बता रहे हैं कि भाई ये परिवार, इन्होंने यहाँ कोचिंग लगवाई, ये करवाया, वो करवाया, ठीक है। तो सब बात कहां आती है? फैमिली पे। तो फैमिली जो है वो बच्चे की पहली पाठशाला है, वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस व्यक्तित्व के निर्माण के कारण इसी को हम निर्माणात्मक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव एलिमेंट, निर्माणात्मक प्रभाव, निर्माणात्मक प्रभाव। कैसा प्रभाव होता है परिवार का? निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव इफेक्ट। किसका निर्माण? व्यक्तित्व का निर्माण। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि परिवार व्यक्तित्व का निर्माण करता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, सब्जेक्ट की कुछ कुछ वोकैबुलरी होती है तो उसमें निर्माणात्मक प्रभाव, वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक ठीक होगा। अगर आप डायरेक्ट पॉइंट लिखना चाहते हैं कि परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है तो वो भी सही है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में आप वही लिखेंगे। निर्माणात्मक प्रभाव के एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे? कि परिवार व्यक्तित्व के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3, ठीक है। अच्छा, परिवार का आकार कैसा होता है? असीमित होता है क्या? परिवार का आकार सीमित और छोटा होता है। अच्छा, वो राजपाल यादव बोलता है ना, इसको क्या कर दो? जिला घोषित कर दो। उसको भी समझ में आता है कि परिवार इतना बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो परिवार क्या है? छोटा या सीमित आकार, सीमित आकार होता है परिवार का, एकदम जिला घोषित करने टाइप नहीं होता है, सीमित आकार। ऐसे ही है। कितने हो गए? 4। अच्छा, हम ये बोल सकते हैं क्या कि परिवार में जो सदस्य होते हैं उनका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होता है, और वो फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल। ऐसा नहीं है कोई दादी कहानी सुना रही है तो बच्चा उसको पैसे दे रहा है क्या? यहां कोई पढ़ने आ रहा है तो भाई वो तो उसके पैसे दे रहा है, तो फॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन दादी उसको कहानी सुना रही है तो ये उत्तरदायित्व कैसा है? इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, उसको अच्छा लग रहा है, भावनात्मक, भावनाओं से प्रेरित होकर उसको कहानी सुना रही है, ठीक है। चाचा चॉकलेट दे रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा उसको बदले में कुछ दे दे रहा है, ठीक है। तो उत्तरदायित्व होता है, तो उत्तरदायित्व कैसा होता है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के साथ साथ में असीमित उत्तरदायित्व होता है। कोई सीमा है क्या? मां के केयरिंग की, देखभाल की कोई सीमा है क्या? नहीं। तो प्रेम जो संबंध है वहां पर, भावनाओं का संबंध है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। तो उत्तरदायित्व कैसा हो गया? बोलते हैं ना कि मैं कुछ भी कर डालूंगा। देखिए अभी, अगर तुझे हो गया कुछ तो मैं दुनिया जला दूंगा, ठीक है। तो ये उत्तरदायित्व कैसा है? असीमित है ना। असीमित उत्तरदायित्व, असीमित और अनौपचारिक। असीमित उत्तरदायित्व, कोई सीमा नहीं, उत्तरदायित्व की कोई सीमा नहीं, उत्तरदायित्व की कोई सीमा नहीं। किसी भी, वो बोलता है उसमें, क्या नाम है उसमें, क्या नाम है, आर्स के भी, कौन सी पिक्चर, केजीएफ, मां सबसे बड़ी योद्धा है। मां बाप भूखे रह के भी बच्चों को खाना खिला रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो एक कोई सीमा नहीं है भाई। कितने हो गए? 3 2 5, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हमने जैसे बात की पहले भी कि समाज की क्या है? केंद्रीय इकाई है या बेसिक यूनिट है। समाज में परिवार की स्थिति कैसी होती है? केंद्रीय होती है। तो एक विशेषता हम ये बोल सकते हैं क्या कि परिवार में समाज की स्थिति, सामाजिक ढांचे में परिवार की स्थिति क्या होती है? सामाजिक ढांचे या समाज में परिवार की स्थिति कैसी? केंद्रीय होती है, केंद्रीय स्थिति, केंद्रीय स्थिति। कितने हो गए? 3 3 6 पर्याप्त है क्या? ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लेंगे कि परिवार जो है वो सामाजिक नियंत्रण की इकाई है। इसको मैं समझा देता हूं। परिवार जो है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण की इकाई है।
सामाजिक नियंत्रण की गई। सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या भाई? हम सब लोग समाज में रहते हैं, समाज के कुछ मानदंड है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये कंट्रोल किसी व्यक्ति पर कैसे आता है? आपको कैसे पता है कि महिलाओं का सम्मान करना है? आपको कैसे पता है कि किसी के हक को नहीं छीनना है? ये आपको परिवार बताता है। मत करना, ऐसे बात नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। एक प्रकार से समाज जो चाहता है वो व्यक्ति से कौन करवाता है? परिवार। अगर परिवार ना हो तो व्यक्ति पे तो कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई बंधन ही नहीं, कोई नियंत्रण रहेगा। जिसका परिवार नहीं है, जिसके माता पिता बहन भाई नहीं है, वो किसी को क्या जानेगा? ठीक है, उसको तो लगेगा कि जो करना है करो, है ना, उसको कोई डर नहीं है, उसको बचपन से सिखाया नहीं गया कि सही क्या है गलत क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण और सामाजिकरण दोनों, एक तो कंट्रोल भी स्थापित करता है और सामाजिकरण मतलब परिवार समाज में रहने लायक बनाता है व्यक्ति को। भाई मोगली था ना, मोगली कहां चले गया? पेंच के अभयारण्य में चले गया, वो पेंच वाले जंगल में चले गया, लोमड़ियों के बीच में रहा तो लोमड़ियों जैसी हरकतें करने लगा, कूदने फांदने लगा रस्सियां, क्योंकि उसका सामाजिकरण कहां हुआ? लोमड़ियों के बीच में। तो उन्हीं की भाषा समझता है, उन्हीं के जैसे चलता है, उन्हीं के जैसे कूदता फांदता है। समझ में आ रहा है? तो उसके दिमाग में वो चीजें हैं। और जो व्यक्ति परिवार में रहा है, इंसानों के बीच में रहा है, उसको इंसानों ने इंसानी बातें सिखाई है। समझ में आ रहा है? तो सामाजिक नियंत्रण स्थापित कौन करता है? परिवार। समाज की ओर से परिवार सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आपकी। विशेषताएं क्लियर है? क्लियर है विशेषताएं? हमने बात की दो प्रकार की विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताओं में हमने पहली बात की यौन संबंध, संबंधों में स्थायित्व। उसके बाद में हमने बोला वंशक्रम की एक प्रणाली होती है। फिर उसके बाद हमने बोला कि इसकी आर्थिक गतिविधियां होती है परिवार में। फिर उसके बाद में हमने बोला लास्ट वाला कि इसमें क्या होता है? सामान्य निवास, पारिवारिक सामान्य निवास या सामान्य आवास होता है, एक जगह पर रहते हैं। उसके बाद हमने कौन सी मुख्य विशेषताएं बताई? हमने बोला कि परिवार विश्व के हर समाज में, संसार के हर समाज में परिवार पाया जाता है, मतलब सार्वभौमिकता है। हमने बोला ये व्यक्तित्व का निर्माण करता है, निर्माणात्मक प्रभाव। हमने बोला कि परिवार का आकार सीमित होता है। हमने बोला कि परिवार की समाज में केंद्रीय स्थिति होती है, परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन है और परिवार का आधार भावनात्मक होता है और इसमें सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्व होते हैं, कोई सीमा नहीं। अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला दूंगा, मैं मेरे पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूं, है ना, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला सकता हूं। फैमिली पति पत्नी को वादा करता है ना, ऐसा वाला। क्लियर है ये? डन। आगे अब बात करें परिवार के प्रकार की। परिवार के प्रकार की, है ना, टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार की अगर हम बात करें, परिवार के प्रकार की हम बात करें तो कई आधारों पर परिवार को देखा जा सकता है। परिवार के प्रकारों को तो देखो, परिवार विवाह के आधार पर भी परिवार के प्रकार हो सकते हैं, विवाह के आधार पर, ठीक है, विवाह, सत्ता के आधार पर परिवार, वंश के आधार पर परिवार, निवास स्थान के आधार पर परिवार, सदस्य संख्या या आकार के आधार पर, आकार एवं सदस्य संख्या। देखो, विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? एक विवाही और बहुविवाही। एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार का मतलब क्या कि एक आदमी एक औरत से शादी करेगा, उसका उल्टा भी, एक औरत एक आदमी से शादी करेगी, मतलब एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से ही शादी कर सकता है। ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? एक विवाही परिवार। सामान्यतः आप देखते हैं, सामान्यतः एक विवाही परिवार होते हैं। बहुविवाही परिवार में क्या, कोई स्त्री या कोई पुरुष एक से ज्यादा विवाह करे तो ऐसे परिवारों को हम क्या कहते हैं? बहुविवाही परिवार। आप देखते हैं मुस्लिम परिवारों में 4-4 शादियां हो गई, है ना, तो बहुविवाही परिवार हुआ। अगर हुई तो
क्योंकि वहाँ अभी मान्यता है सरकार की तरफ से, उसको कोई रोक नहीं है। ठीक है, जनजातियों में भी कई जगह पर बहुविवाही आपको दें, हिंदुओं में काफी कम हो गया है क्योंकि इसके लिए सामाजिक दंड है। ठीक है, तो बहुविवाही परिवार, बहुविवाही परिवार में भी आप बोल सकते हो कि बहुपत्नी और बहुपति विवाह। जब पत्नियां एक से अधिक हो तो बहुपत्नी विवाह, और जब पति एक से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपति विवाह। ठीक है, दो प्रकार के। ये जो उत्तराखंड की जो जनजाति है ना, क्या नाम है उसका, थारू है क्या, है ना, उनमें ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी हो जाता है कि जो स्त्रियां है बहु पत्नी विवाह में या बहुपति विवाह में क्या हो जाता है कभी कभी कि कोई स्त्री है तो परिवार के सारे भाइयों से शादी कर लेती है, तो बहुभात्रक विवाह ऐसा भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी ने किससे की थी, पांडवों से, है ना। चलो उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। विवाह के दो प्रकार, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। डन, बाकी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सत्ता के आधार पर मतलब किसकी अथॉरिटी है ना, किसकी होल्ड है, पावर, सत्ता मतलब पावर, है ना। तो सत्ता के आधार पर मातृसत्ता, पितृसत्ता, जानते ही हैं आप, जहां माता की चले वो मातृसत्तात्मक परिवार, जहां पिता की चले वो पितृसत्तात्मक परिवार। डन है। वंश के आधार पर देखो, सत्ता और वंश में किसी ने मेरे से पहले भी पूछा कि भाई सत्ता और वंश तो एक ही है। नहीं भैया, वंश डिसेंसी शो करता है कि आपका पूर्वज कौन है। जब आप अपनी डिसेंसी या अपने पूर्वजों की लाइन अपनी माता की तरफ से लो, मतलब माता फिर माता की माता, इस तरीके से अगर आप अपना वंश प्रणाली लोगे तो उसको, उस परिवार को कहा जाएगा मातृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार। और अगर आप अपना वंश अपने पिता से लेने लगे, पिता की तरफ से लेने लगे, तो उसको पितृवंशी परिवार कहेंगे, है ना, पितृवंशी परिवार। सामान्यतः हमारे देश में पितृवंशी परिवार है। हम अपना वंश अपने पिता से लेते हैं, अपने को पता रहता है कि मेरे पिता का नाम ये है, पिता के पिता ये है, पिता के पिता वो है। 4-5-6 पीढ़ी लोगों को पता रहती है, माता की 4-5-6 पीढ़ी नहीं पता होती। नहीं, हम माता की तरफ से देखने नहीं जाते, पिता की तरफ से देखते, तो मतलब हम पितृवंशी है। जो माता की तरफ से देखे मातृवंशी, जो दोनों तरफ से देखे हो सकता है ना भाई। किसी समाज में ऐसा भी हो सकता है, छूट हो कि आपको माता की तरफ से लेना है तो माता की तरफ से लो, पिता की तरफ से लेना हो तो पिता की तरफ से लो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सामान्यतः दो। निवास के आधार पर, निवास के आधार पर परिवार, निवास के आधार पर परिवार। तो अगर शादी होने के बाद में आप माता के स्थान पे रहते हो तो मातृ स्थानीय परिवार। निवास या स्थान के आधार पर कर लो इसको, है ना, स्थान के आधार पर। तो परिवार कैसा हो जाएगा, मातृ स्थानीय। अगर शादी के बाद माता जहां रहती वहां रहने लगे, पिता जहां रहते वहां रहने लगे तो पितृस्थानीय। ठीक है, अगर शादी करके कहीं और से, ना माता की जगह ना पिता की जगह, तो उसको बोलेंगे नव स्थानीय। नव स्थानीय, आजकल तो नव स्थानीय है ना भाई, लड़की देवास की, लड़का इंदौर का, रह रहे हैं दिल्ली में। लड़के का परिवार इंदौर का, लड़की का परिवार देवास का, दोनों ने शादी की और रह रहे हैं दिल्ली में, तो नव स्थानीय होगा। नियो लोकल, नियो लोकल, है ना, पैट्री लोकल, मैट्री लोकल एंड नियो लोकल, है ना। इस तरीके से भी हम परिवार को देख सकते हैं। अच्छा, परिवार द्विस्थानीय भी हो सकते हैं, द्विस्थानीय भी हो सकते हैं, यहां भी रह लिए वहां भी रह लिए, माता के घर में पिता के, तो ऐसा भी परिवार हो सकता है। ये आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा, आसान है, इसमें कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आकार और सदस्य संख्या के आधार पर, ठीक है। तो एकल परिवार जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इसमें केवल पति पत्नी, जो शहरों में रह रही है आजकल, है ना, दादा दादी कुछ है ही नहीं, एक पति एक पत्नी, दो बच्चे, खत्म, एकल परिवार। ठीक है, एकल परिवार। और दूसरा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या, 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ में रह रहे हैं, 3 पीढ़ियों के लोग कम से कम एक साथ रह रहे हैं, दादा भी है, सब चाचा भी है, सब एक साथ रह रहे हैं, तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। अच्छा, इनके बीच की एक स्थिति आती है, कहीं कहीं पे लिखा मिल सकता है आपको, विस्तृत परिवार, इनके बीच की स्थिति।
मतलब एकाकी परिवार हो गया, एकाकी परिवार में पति पत्नी और बच्चे, ठीक है। इनका थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाए, थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए, मतलब एक पीढ़ी की जगह 2 पीढ़ी रहने लगे, है ना, कुछ लोग और संबंधी रहने लगे, तो विस्तृत परिवार और फिर संयुक्त परिवार। लेकिन अपने लिखा हुआ मिलेगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता विस्तृत परिवार की आपको पड़ेगी नहीं। आपको 2 परिवार मेनली याद रखना है, पढ़े भी तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, है ना। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो एकाकी परिवार है उससे थोड़ा सी विस्तृत वो होता है ना। और फिर संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी के लोग एक साथ में रह रहे हैं। ये परिवारों के प्रकार है। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई? बहुत आसान है, ये बहुत आसान है और लिखा हुआ भी, है ना। ये प्रकार हो गए, ठीक है। ये इसके बाद में हम आ जाएंगे कार्यों पर, इसके बाद में आ जाते हैं कार्यों पर। तो कार्य को भी हमने 2 भागों में बांटा, कार्य को भी हमने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। ये नोट्स भाई आपके हैं, कंप्लीट है, ठीक है ना। आज का, कल का भी ले लेना, कल का भी मिल जाएगा, कल वो दे देना भाई इनको, कल का भी, है ना, कल का भी जो हुआ है। इतना कंप्लीट है अपना, इतना कंप्लीट है जितना भी पढ़ाया। आगे चलें, हाँ कार्यों पे आ जाओ। समय बहुत कम है भाई, अगर इस बार मेंस दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम, और मौका है। 100 ही लोग, 120 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर मेंस लिखने का चांस मिल रहा है तो सौभाग्यशाली समझो, और बिल्कुल 1 मिनट भी वेस्ट किए, बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्जैक्ट जो पढ़ना है, जो वहां लिख के आ सकते हो वही पढ़ो, यानी अपने को बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट होने के लिए आप उतना ही पढ़ो जो आप उस कॉपी में लिख सकते हो, एक शब्द भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। ये वाला सिलेबस हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है इसको, सिलेबस कंप्लीट करने में ना नहीं याद आ जाएगी, इतना बड़ा सिलेबस सही में बड़ा है, 2-3 महीने का सिलेबस नहीं है ये, ठीक है। आप भी देख रहे होंगे नए नए टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपका प्री होने की थोड़ी भी आपको संभावना लगती है तो टू द पॉइंट पढ़ना शुरू कर दो, चाहे कहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन अपने से टू द पॉइंट पढ़ना एकदम शुरू कर दो। बिल्कुल भी समय वेस्ट करने की वो नहीं है संभावना, क्योंकि ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मेंस, अगर इतने कम लोगों में आपको मेंस लिखने का मिल रहा है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज फिर आगे नहीं मिलेगी, कि आगे कंपटीशन, सीटें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मेंस लिखने वाले आ जाते हैं। और सिलेबस अब नया है, सभी के लिए नया है, ठीक है। अगली बार ये फिर ओल्ड में आ जाएगा, है ना। तो संभावना है बहुत ज्यादा, है ना, जिसको मिल रहा है। अच्छा, हम बोल रहे हैं कार्यों को, तो सार्वभौमिक कार्य, यूनिवर्सल, ठीक है, इसी को हम प्राथमिक कार्य भी बोलते हैं ना, प्राइमरी, प्राथमिक कार्य भी बोलते हैं, ठीक। सार्वभौमिक कार्य या प्राथमिक कार्य, ठीक है। तो प्राथमिक कार्य में वही, सबसे पहला प्राथमिक कार्य क्या है? 2 लोग मिलते हैं, शादी करते हैं, तो उनका क्या उद्देश्य होता है भाई? उनका सबसे पहला प्राइमरी उद्देश्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, ये प्राथमिक कार्य है, तभी 2 लोग मिल रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, ठीक है। तो यौन इच्छाओं की पूर्ति, यौन इच्छाओं की पूर्ति इसका एक प्राथमिक कार्य हो गया, यौन इच्छा पूर्ति, है ना, यौन इच्छा पूर्ति। अच्छा, ये यौन इच्छा की पूर्ति, उसके बाद में क्या? उसके बाद में क्या? जब उसके बाद में प्रजनन या संतानोत्पत्ति, ये भी तो प्राथमिक कार्य है। या व्यक्ति यौन संबंध क्यों बनाता है? संतानोत्पत्ति की, अवचेतन मन में व्यक्ति के संतानोत्पत्ति की इच्छा होती है कहीं ना कहीं, वो नेचुरल है। व्यक्ति का यौन संबंध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक तो यौन इच्छाओं की पूर्ति तो हो ही गई, लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति,
और संतानोत्पत्ति से क्या होगी? संतति की निरंतरता। हर जीव जो जीवित है उसमें अपनी संतति को बढ़ाने की इच्छा है। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव, अगर अलैंगिक जनन है तो भी वो अपनी संतति को बढ़ा रहा है, लैंगिक जनन है तो भी वो अपनी संतति को बढ़ा रहा है। भाई नीम के पेड़ अपनी गुठली गिरा रहे हैं तो दूसरे नीम के पेड़ पौधे बनेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बाद में फिर ये आगे आएंगे। ये संतति को बढ़ाने की इच्छा नेचुरल है भाई, ये जेनेटिक है। समझ में आ रहा है? तो यौन इच्छाओं की पूर्ति और उसके बाद में संतानोत्पत्ति हो जाएगी तो संतानोत्पत्ति के बाद में क्या होगा? उनका पालन पोषण। ये भी तो है, ऐसा थोड़ी कि बच्चा पैदा करके चले गए, है ना। जानवरों में हो सकता है, लेकिन जानवरों में भी नहीं होता है, कुछ दिन उसका टेक केयर करते हैं जानवर भी। तो ये तो मनुष्य है, तो मनुष्य यौन इच्छा की पूर्ति के लिए एक दूसरे से जुड़ता है, संतानोत्पत्ति करता है, उनका पालन पोषण करता है और अपने परिवार के सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बहुत बड़ा पॉइंट है। आज मानसिक समस्याएं, मनोवैज्ञानिक, आपको उसमें जुड़ा हुआ है, पेपर 4 में मानसिक विकार जुड़ा हुआ है। मानसिक विकार बढ़ने की एक बड़ा कारण यह भी है कि आप अपने परिवारों से दूर हैं। आज आप यहाँ 10 बाय 10 के रूम में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, मानसिक प्रेशर आएगा, मानसिक तनाव आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई नहीं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आघात देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। दोस्त आपके साथ में धोखा कर सकता है, कोई प्रेम प्रसंग हो तो उसमें आपको धोखा मिल सकता है, लेकिन परिवार आपका टेक केयर करता है हमेशा, हर परिस्थिति में आपके पीछे खड़ा रहता है, बच्चा कैसा भी हो, ठीक है। तो वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। तो ये कुछ कैसे कार्य हैं इसके? सार्वभौमिक कार्य है। इसी को हम प्राथमिक या मौलिक कार्य भी बोलते हैं। बेसिक जो कार्य है ये कुछ प्राइमरी बेसिक कार्य है। कहना है 4 पॉइंट थे। अब हम परंपरागत कार्य या इसी को हम द्वितीयक कार्य भी बोलते हैं, सेकेंडरी। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। प्राथमिक उद्देश्य तो, प्राथमिक कार्य तो यही है, इन्हीं के साथ साथ में कुछ और कार्य भी करता है सेकेंडरी, है ना, परंपरागत, इसको परंपरागत बोलते हैं। और इसमें हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन ऐसे कार्यों को देखेंगे पाठकर, है ना। तो एक एक पॉइंट वाइज ले लेते हैं एक एक को। तो भाई परिवार के परंपरागत कार्यों में सबसे पहले हम सामाजिक कार्यों को लेते हैं। सामाजिक कार्य, तो परिवार क्या सामाजिक कार्य करता है भाई सामाजिक दृष्टिकोण से? अच्छा, आपको पहचान देता है क्या परिवार? आपकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है क्या? हाँ, ठाकुर साहब, अगर ठाकुर साहब का बेटा है तो ठाकुर है, समझ में आ रहा ना। तो आपको पहचान किसने दी? परिवार ने दी, है ना। सूर्यवंशम में कौन है उसका बेटा? मुन्ना है क्या? मुन्ना ठाकुर है, कौन है? सूर्यवंशम नहीं देखे? बड़ा दुर्भाग्य है। हीरा, तो हीरा ठाकुर तो अपने आप में ठाकुर है ना, वो उस परिवार में जन्म लिया कि ये तो उनके बेटे हैं, ठाकुर साहब के बेटे हैं। तो अपने आप सामाजिक स्थिति का निर्धारण हो गया, वहीं कहीं अगर गरीब परिवार में पैदा हुआ होता तो वो अपने आप में पता है कि इसकी सामाजिक स्थिति क्या है, ठीक है, क्या हो रहा है। तो सामाजिक स्थिति प्रदान करता है कौन? परिवार, पहली, ठीक है। अच्छा, व्यक्ति का सामाजिकरण करता है, ये हमने पहले भी बात की, समाज में रहने लायक बनाता है। समाज में रहना है तो समाज के नियम कानून सब कौन बताएगा? परिवार बताएंगे ना। अरे उसकी शादी है, उसके यहाँ जाना पड़ेगा, है ना, कुछ देना पड़ेगा। ये व्यक्ति कहाँ सीख रहा है? ये व्यक्ति परिवार में सीख रहा है। कोई आपको पढ़ा रहा है क्या कि उसकी शादी में जाना है? नहीं, अरे वो बुरा मान जाएगा, अच्छा मान जाएगा, उसको ये देना पड़ेगा शादी है तो, ऐसा कुछ जो भी है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण। अच्छा, और सामाजिक नियंत्रण,
तो हमने कौन कौन सी बातें की? तो पहली सामाजिक स्थिति, इसको परिस्थिति भी बोलते हैं, है ना, सोशल पोजीशन, आपको सामाजिक परिस्थिति भी बोलते हैं। दूसरा हमने बोला सामाजिकरण, सामाजिकरण। और तीसरी चीज हो गई सामाजिक नियंत्रण। ये हमने पहले भी समझ चुके हैं, सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करता है। डन है? तीन चीजें पर्याप्त है, तीन चीजें पर्याप्त है। कम पढ़ो लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, काम हो जाएगा। राजनीतिक कार्य क्या है इसके? सामाजिक कार्य हो गए, राजनीतिक कार्य क्या है? तो देखो, परिवार आपको क्या बनाता है? आपको समाज में रहने लायक बनाता है, आपको राजनीतिक रूप से क्या करता है? जागरूक करता है। जागरूकता, ज्ञान, आपके कर्तव्यों को बताता है कि आपके कर्तव्य क्या है और आपके उत्तरदायित्व क्या है, यह बताता है। आपके अधिकारों के बारे में आपको जागरूक करता है। यह सब कहां हो रहा है? परिवार में। शुरुआत में पापा ही बताएंगे ना कि वो जमीन अपनी थी, उन्होंने छीन ली, तब तो जाके बदला लेगा सामने वाला। पिक्चर में ये होता ना, पापा घर वाले बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, अपने साथ में लड़ाई की थी, इसको मार दिया, उसको मार दिया, और वो जमीन अपनी है, उस पर अधिकार कभी मत छोड़ना। पापा बताएगा ना, उसने उसको अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, इनका ज्ञान कराता है। कौन? परिवार। राजनीति की पहली शिक्षा हमको वहां से मिलती है, जहां पर आपके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? राजनीतिक तो आपके अधिकार कर्तव्य, अधिकार कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, अधिकार कर्तव्य का ज्ञान कराता है राजनीतिक रूप। तीसरा आर्थिक, अगर हम बात करें आर्थिक, इकोनॉमिक, तो आर्थिक कार्य क्या है परिवार के? आर्थिक कार्य पहले भी बोला कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है परिवार। परिवार में बजट बनता है, पता है कि पापा कमा के आएंगे, कितनी सैलरी है, किस बच्चे को पढ़ाना है, किसको आगे पढ़ाना है, किसको नहीं पढ़ाना है, बेटी पर कितना खर्च करना है, बेटे पर कितना, खाने पर कितना, गाड़ी लेना है कि नहीं लेना है। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है भाई परिवार। पारिवारिक बजट होता है, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। इसके बाद में आपकी जो संपत्ति है, पारिवारिक संपत्ति, तो पारिवारिक संपत्ति की देखभाल, सुरक्षा और उसका हस्तांतरण भी परिवार करता है। आपकी जो संपत्ति, भाई आपके घर में खेत है, ठीक है, तो परिवार उसकी सुरक्षा कर रहा है ना कि भाई हमारा खेत है, और फिर उस खेत का अगली पीढ़ी को हस्तांतरण, तो ये सब परिवार का काम है। तो संपत्ति की सुरक्षा और देखभाल, संपत्ति की सुरक्षा और देखभाल क्या हो गया वाला, पर्याप्त है इतना, है ना। अच्छा, एक चीज रह गई थी, श्रम विभाजन। परिवार में बोल दिया था मैंने, लेकिन उसको अलग पॉइंट में श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब क्या है? परिवार के हर व्यक्ति का डिसाइडेड है कि कौन क्या काम करेगा। हीरा ठाकुर क्या करेगा? खेतों में इधर उधर घूमेगा, ये वो बाहर के काम करेगा। जो बेटा पढ़ा लिखा है वो थोड़ा नौकरी चाकरी करेगा। सबके काम डिसाइडेड है ना भाई परिवार में, बिल्कुल डिसाइडेड है। अच्छा, 3 हो गए, 3 पॉइंट। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। अब हम अगर लेना चाहे तो सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्यों में क्या है भाई? कल्चरल एक्टिविटीज में क्या है? यस, इसमें सांस्कृतिक कार्यों में देखो, जो प्रथा, परंपरा, पूजा पाठ, मतलब जो भी है हमारी परंपराएं जो चली आ रही है, वेशभूषा, रहन सहन, इन सब से अवगत कराता है परिवार। राजस्थान का कोई बच्चा है तो वो उधर का वेशभूषा, लड़की है तो फिर वो उधर की वेशभूषा पहन रही होगी, कोई बंगाल की है तो बंगाली टाइप से साड़ी पहन रही होगी, या उनकी दुर्गा पूजा कर रही होगी अलग टाइप से, उनका प्रसाद वसाद अलग चढ़ रहा होगा, तो वो वहां की प्रथा परंपराओं से, इससे अवगत कौन कराता है? परिवार। तो इसके सांस्कृतिक कार्य, रीति रिवाज, प्रथा परंपराओं से। और अगर हम बात करें कि धार्मिक, और एक एक्सटेंशन ले लेते हैं, धार्मिक, रिलीजियस वर्क। तो धार्मिक कार्य क्या है? तो सबसे पहली बात तो परिवार आपके धार्मिक विचारों का निर्माण करता है। आप भाई हिंदू हो क्योंकि आपका परिवार हिंदू है,
समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई मुस्लिम है क्योंकि उसका परिवार मुस्लिम है तो उसके विचार का निर्माण वैसे ही हो गया, सबसे पहली बात। दूसरी, और धर्म क्या कार्य करता है? तो आपको परिवार आपके जीवन जन्म मृत्यु संबंधी प्रश्नों के उत्तर देता है भाई, आपको धर्म से अवगत कराता है। और धर्म क्या करता है फिर? आपको, आपके मन में कई सारे प्रश्न होते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा, मरने के बाद में कहां जाओगे, सारे प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहा है? धर्म ही तो दे रहा है। और धर्म कौन समझा रहा है आपको? परिवार समझा रहा है, परिवार ही तो धर्म के बारे में बता रहा है। तो मेन काम क्या हो गया? मेन धार्मिक काम हो गया कि आपके धार्मिक विचारों का निर्धारण या निर्माण है। तो सांस्कृतिक कार्य, रीति रिवाज परंपराओं से अवगत, धार्मिक कार्य मतलब आपके धार्मिक विचारों का निर्माण परिवार से होता है। एक और कार्य समझ सकते हैं, शैक्षणिक कार्य। शैक्षणिक हमने पहले भी बोला, शैक्षणिक हमने पहले भी बोला कि परिवार प्राथमिक पाठशाला है। परिवार क्या है? प्राथमिक पाठशाला है, बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है। यहां से वो ग्रहण करता है बहुत सारी चीजें, ठीक है, जीवन में। और इसीलिए हम इसका शैक्षणिक कार्य हो गया परिवार का, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, समझते हैं सब। और क्या बच गया एक हाथ? मनोरंजन कार्य। मनोरंजन कार्य देखो, परिवार जो है ना, स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। स्वस्थ मनोरंजन, नानी कहानी सुनाती है ना, हंसी मजाक, खेल ठिठोली, ठीक है। अगर परिवार ना हो तो स्वस्थ मनोरंजन, इसीलिए तो बच्चों में जो आज मानसिक जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं परिवार का बच्चे को समय न दे पाना। विकास की दौड़ में हम सिटी में आ गए, काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, बच्चा स्कूल जा रहा है, किससे मिल रहा है, मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग कर रहा है पता नहीं। तो बच्चा कहां है? कोई ड्रग एडिक्ट हो रहा है, कोई वो हिंसक प्रवृत्ति का हो रहा है, दिन भर गेम खेल रहा है, कौन सा कॉन्ट्रा कौन से खेल रहा है पता नहीं, गेम आजकल आ रहे बंदूक वाले गेम, कौन से क्या बोलते हैं उसको, पबजी टाइप से जो गेम आ रहा है, ठीक है। तो गेम क्या हो रहा है? परिवार स्वस्थ मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन है वो भी स्वस्थ है, लेकिन जरूरत से ज्यादा परिवार में जो मनोरंजन हो सकता है, जो पहले प्रदान किया करते थे जब दादा नानी सब साथ में रहते थे, खेल कूद, कहानियां, हंसी मजाक, अंताक्षरी, ये होती थी, ये कहीं खत्म हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी एक काम है भाई परिवार का। डन है? इतने कार्य पर्याप्त हो जाएंगे? आंसर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आंसर। अगर प्रश्न आता है कि भाई परिवार के कार्य बताओ, तो बड़ा वाला क्वेश्चन अगर आता है तो 4 ये बता दिए, 4-5 ये बता दिए, आंसर कंप्लीट। अगला, परिवार का बदलता हुआ प्रतिमान। परिवार का बदलता हुआ प्रतिमान है ना, परिवार का बदलता प्रतिमान। तो परिवार का बदलता प्रतिमान का मतलब क्या? पहली बात तो ये ना, परिवार का बदलता हुआ प्रतिमान मतलब वर्तमान में परिवार में क्या क्या चेंजेस आए हैं, परिवार का जो मॉडल है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो परिवार में एक तो देखो, परिवार का आकार छोटा हुआ है क्या? हाँ, छोटा हो गया ना। पहले इतने सारे लोग रहते थे, आजकल 2-4 है ना, तो आकार छोटा। अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, भविष्य पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आकार क्या हो गया है? आकार छोटा। अच्छा, विवाह की आयु बढ़ गई है क्या? 30 साल के हो रहे हैं लड़के भी, लड़कियां भी, शादियां नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही। तो विवाह की आयु में वृद्धि, विवाह की आयु में वृद्धि। आकार छोटा, विवाह की आयु में। अच्छा, विवाह के आयु में वृद्धि हो रही है और विवाह का स्वरूप भी चेंज हो रहा है। विवाह का स्वरूप चेंज हो रहा है। पहले जो परिवार बनते थे माता पिता की सहमति से बनते थे, आज माई वे इज हाई वे, विवाह का स्वरूप है ना। मतलब क्या होता है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, इस टाइप का काम हो गया है, ठीक है, पसंद है तो शायद, तो ये स्वरूप चेंज हो गया है। तो विवाह का स्वरूप, विवाह जो है उसका स्वरूप भी चेंज हो गया।
विवाह का स्वरूप, और विवाह का स्वरूप चेंज होगा तो परिवार का स्वरूप भी चेंज होगा, सामाजिक दबाव परिवार पर कम हो जाएगा, है ना। अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो समाज का दबाव चलता है क्या? नहीं चलता, नहीं चलता, ठीक है। वैवाहिक स्वरूप में अच्छा, परिवार के धार्मिक आधार में कमी हो गई है। परिवार में पहले धार्मिक, देखा है वो किसकी पिक्चर देखते हैं, वो सलमान खान वाली, वो पुरानी कौन सी पिक्चर है वो, जिसमें सारी फैमिली वैमिली रहती है, सुबह सुबह उठ के पूजा करते हैं, कोई आरती वारती गाते हैं। घरों में जो परंपरागत फैमिलीज है, भारतीय परिवार हैं, उनमें क्या हो रहा था? सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ, है ना, ये सब ऐसा करना है, पूजा करना है। लेकिन ये सब कम हो गया। सिटी में आप आओ, पता ही नहीं, तो धार्मिक आधार कम हो गया, रिलीजियस बेस कम हो गया। परिवार तो है लेकिन उनमें धार्मिक आधार में कमी आ गया। हम ये नहीं बोल रहे कि पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन आधार में कमी। तो धार्मिक आधार, रिलीजियस बेस, धार्मिक आधार क्या हो गया? कमजोर हो गया या कम हो गया? धार्मिक आधार कम हो गया, ठीक है। तर्क पर ज्यादा चल रहे हैं ना आजकल, धर्म पर कम, तर्क पर ज्यादा, ऐसा। ये कुछ परिवर्तन है, ये कुछ परिवर्तन है 4-5। और इसमें एक और पॉइंट कितने हो गए? आकार छोटा हो गया है, विवाह की आयु में बढ़ोतरी हो गई है, विवाह के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, धार्मिक आधार में कमी हो गई है। एक और बिंदु ले लो, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया, या महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो गया। महिला स्थिति, महिलाओं की स्थिति में चेंज आ गया, आर्थिक स्थिति में। पहले महिलाएं कमाने वमाने जाती नहीं थी, आजकल कमाने लगी है, आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। समझ में आ रहा है? पोजीशन स्ट्रांग, डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में महिला सशक्तिकरण हुआ है। तो ये भी परिवार को इन्फ्लुएंस करता है ना भाई। इससे कई तरह की समस्याएं भी आती है और कई तरीके की अच्छी बातें भी हुई है। भाई महिला को सशक्तिकरण और सुरक्षा तो अच्छी बात है, लेकिन जब पति और पत्नी दोनों कमाने चले जाए तो बच्चे की देखभाल कौन करे? तो एक समस्या का समाधान एक समस्या का समाधान होता है समाज में, तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन खैर वो एक अलग बात है। लेकिन बदलता हुआ प्रतिमान, स्टैंडर्ड्स, प्रतिमान मतलब स्टैंडर्ड्स, मानक। तो परिवार के मानकों में ये परिवर्तन आ गया है। आज कोई भी बड़ा परिवार में रहना नहीं चाहता। जैसे ही शादी होती है, पत्नी पति को बोलती है कि अपन कहीं और घर लेते हैं। यही बात करना चाह रहे हैं हम। पढ़ने लिखने, कैरियर की संभावनाओं के चलते आदमी 25-30 का कब हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है ना। क्योंकि पारिवारिक खेत खलियान है नहीं, या है भी तो उसको आता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिखा है और कोई काम किया नहीं है, तो नौकरी की तलाश में भटक रहा है ना। वो भी भटक रहा है, लड़की भी भटक रही है, क्योंकि लड़की को भी तो कैरियर बनाना है। महिला सशक्तिकरण की इतनी आवाज है और सरकार ने तो बोल दिया तुम मजदूर हो, मजदूर बोल दिया ना। क्या बोल रहे हैं कि बोले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अरे तो हम जिंदा इसलिए है कि तुम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओ। समझो इस बात को। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आप क्या बन के रह गए? मशीन का पुर्जा कि सुबह से 8 बजे से शाम के 8 बजे तक काम करो और घर जाके खाना खा के सो जाओ, और तुम बनाओ 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। संवेदना है, हमको जीना है, हमको मशीन का पुर्जा नहीं बनना है। हमको इस बात से मतलब नहीं है कि 5 ट्रिलियन हो रहा है कि 10 ट्रिलियन हो रहा है। हमारा जीवन स्तर भी तो सुधरना चाहिए, ठीक है। हमको जीवन में जो चाहिए समय पर, 30-35 साल के हो गए, नौकरी नहीं, शादी नहीं, अब छोड़ दो, वो एक अलग समस्या है। लेकिन ये बात भी है, ठीक है। मध्यम वर्ग को सपने दिखाए जाते हैं इस देश में या पूरे समाज में, मध्यम वर्ग को सपने दिखाए जाते हैं। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा राजनीतिक समुदाय जो है बस आपको सपने दिखा रहा है, ये बना देंगे, वो बना देंगे, ऐसा बना देंगे। ये वादे तो जब से भारत आजाद हुआ है तब से चल रहे हैं, ठीक है। बस क्या करेंगे? मानव को एक पूंजी बना दे, बोले मानव संसाधन विकास, यही बोल रहे हैं ना। मानव संसाधन मतलब हमको क्या बना दिया है? संसाधन। मतलब मानव नहीं है, क्या है? संसाधन है। अच्छी बात है भाई, मानव संसाधन है, मतलब हमारे भावनाओं का, हमारी इच्छाओं का कोई मूल्य ही नहीं है। हम वो जस्ट लाइक खदानों में से जो तेल पेट्रोलियम निकालते हैं वैसा एक संसाधन बन के रह गए, है ना। तो ये भी एक विषय है सोचने वाला, उसके बारे में कभी और बात कर लेंगे, ठीक है। ये भविष्य, परिवार का भविष्य, ठीक है, परिवार का भविष्य, ठीक है। तो छोटा सा है परिवार का भविष्य। तो परिवार का भविष्य देखो भाई, परिवार में परिवर्तन तो आया है, हमने देखा परिवार नामक संस्था में परिवर्तन तो आया है।
और परिवर्तन केवल संरचना में नहीं आया है, परिवार के कार्यों में भी परिवर्तन आया है। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, तो परिवार का स्ट्रक्चर भी बदला है ना, पूरा स्ट्रक्चर। परिवार का आकार छोटा हो गया है, परिवार में जो महिला पुरुष की जो स्थिति थी वो भी चेंज हो गई है, जो बड़े बुजुर्ग वाला एंगल था वो भी कमजोर हो गया है। वो अपने क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज होम क्यों बनाने पड़ रहे हैं, वो सिस्टम चेंज हो गया ना। तो ये संरचना में परिवर्तन है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। और कार्यों में परिवर्तन मतलब क्या, परिवार जो कार्य पहले कर रहा था उन कार्यों में भी परिवर्तन आ गया है। पहले बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था बच्चों को, ठीक है, डिसाइड कर रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक पूरा उसके पास में वो था, होल्ड था। आज क्या हो गया, कार्यों में परिवर्तन हो गया। आज बच्चों को ज्यादा मार नहीं सकता है, बच्चों के भी अधिकार आ गए। समझ में आ रहा है ना। और देश दुनिया में ऐसा हो गया कि युवा वगैरह सब अपनी जागरूकता, अपने अधिकारों की बात करने लगे, व्यक्तिवाद का उदय हो गया है। तो इसमें कार्यों में भी पहले परिवार डिसाइड कर देता था कि तुमको वहां शादी करनी है, परिवार का दायित्व होता था कि लड़के की शादी करानी है, लड़की की शादी करानी है, ये परिवार का दायित्व होता था। आज नहीं है परिवार का दायित्व। परिवार भी सोचता है अरे जा भाई कर ले, तेरे को जहां मर्जी है। लड़की को बोलता है कर ले, दहेज नहीं देना पड़ेगा। हो गया है। लड़के को बोलता है कोई अगर मिल जाए तो कर लेना, ठीक है, लेकिन ठीक ठाक करना, बस इतना ही, क्योंकि उसको मालूम है कंट्रोल तो है नहीं, ठीक है, करेगा अपनी मर्जी से। तो ये सब संरचना में भी परिवर्तन आ गया, कार्यों में भी परिवर्तन आ गया। लेकिन अगर हम इसके भविष्य की बात करें तो कई लोग ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से तेजी में परिवार की संरचना और कार्यों में परिवर्तन हो रहा है, परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, भारतीय संदर्भ में तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम इतिहास से देखते आ रहे हैं कि जब भी परिवार नामक जो संस्था है उसने अपने अस्तित्व को समय के साथ में क्या किया है, इवॉल्व किया है, बदलाव, परिवार ने एडजस्ट किया है। आज जब जरूरत है तो परिवार न्यूक्लियर फैमिली की तरह भी आज अस्तित्व में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो परिवार में यह क्षमता है, परिवार अपने आप को समय के साथ में क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। और परिवार नाम की संस्था, अगर आपसे कोई पूछे क्या समाप्त होगी, बिल्कुल नहीं समाप्त होगी भाई, ठीक ठाक भविष्य, परिवार बना रहेगा। कुछ कार्य प्रणाली व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ जाएगा समय के साथ साथ में। आज भले ही बेटा बेटी अपनी मर्जी से शादी कर ले, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चलो देख के शादी करना, शादी कर ली पापा, इतना तो बताता ही है व्यक्ति, कितना भी कैसा भी हो, ठीक है, लड़का लड़की, इतना तो परिवार से संबंधित होता ही है, ठीक है। तो परिवार का अस्तित्व या भविष्य बना रहेगा, खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, जैसा कि लोगों को आशंका थी है वो सही नहीं है, ठीक है। बात ये समझ में आ रही है, हम भविष्य के बारे में जो बात कर रहे हैं। समय है क्या अपने पास में? थोड़ा 10 मिनट, 5-10 मिनट तो इस पर बात कर लें, संयुक्त परिवार पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखो, ये परिवार नाम का चैप्टर था, इसमें एक हाथ आप पॉइंट और भूमिका वगैरह और कुछ लिख दिया होगा परिवार की, तो लिखा हुआ उसमें होगा आपकी यूनिट में, मतलब जो उसमें है, क्योंकि इतनी बात कर ली है, आपको परिवार नाम का जो चैप्टर है वो सीधा आ गया होगा आपके इसमें, है ना। आपसे और भी कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक प्रश्न आप लिख सकते हो कि परिवार की क्या भूमिका है या समाज में, इस टाइप से है, समाज में परिवार की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आप आराम से इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर उसका आंसर कर सकते हो। कार्य और विशेषताएं पता है तो भूमिका आप बता सकते हो, है ना। तो इसको लिखवाने की आवश्यकता समझता नहीं हो सकता आपको लिख के दिया भी हो। चलो मैं संयुक्त परिवार में बात कर लेता हूं फिर, है ना। देखो, हिंदी में यूज हुआ है कुटुंब वर्ड, हिंदी में यूज हुआ है कुटुंब, हिंदी में यूज हुआ है कुटुंब शब्द, अंग्रेजी में यूज हुआ है ज्वाइंट फैमिली, है ना। और ज्वाइंट फैमिली का हिंदी ही संयुक्त परिवार होता है। तो हमको बहुत ज्यादा अंतर करने का प्रयास नहीं करना है कुटुंब और ज्वाइंट फैमिली में, है ना। कुटुंब और संयुक्त परिवार एक ही है लगभग, ठीक है। अगर किसी को अंतर करना है तो मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं, ठीक है। देखो, जो कुटुंब होता है ना, रक्त संबंधियों के समूह को कुटुंब कहा जाता है। प्रॉपर हिंदी में अगर अपन बात करें तो रक्त संबंधियों के समूह को, वो जरूरी नहीं है कि वो एक जगह पर रहता हो, जबकि जो संयुक्त परिवार होता है उसका सामान्य निवास होता है। समझ में आ रहा है ना। संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी के लोग, 2-3 पीढ़ी के लोग साथ साथ में एक घर में रहते हैं, एक मकान में, एक रसोई का बना खाना खाते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। जबकि कुटुंब क्या होता है,
कुटुंब जितने रक्त संबंधी है उनका समूह होता है। कुछ लोग यहां रह रहे हैं, कुछ लोग वहां रह रहे हैं, पर वो मेरे कुटुंब का है, मतलब उनका सगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना ही अंतर हम कर सकते हैं, इतना ही डिफरेंस। अगर आपसे कोई पूछे कुटुंब और संयुक्त परिवार में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे कि कुटुंब जो है रक्त, या आपसे कोई पूछे कुटुंब क्या होता है, तो आपको बोलना है कि कुटुंब रक्त संबंधियों का समूह होता है और इसके लिए एक निवास स्थान होना अनिवार्य नहीं है ना। इससे ज्यादा आपको कुटुंब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि अंग्रेजी में उसने ज्वाइंट फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो इंग्लिश में भी कुटुंब कर देता, KUTUMB, तो कुटुंब, तो हम फिर कुटुंब लेते, मतलब फिर उसको फिर उस सेंस में पढ़ते। जैसे मैं आपको इसका आपका कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं, जो फैमिली कोर्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन? कुटुंब न्यायालय। वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, तो कुटुंब का मतलब परिवार ही होता है। तो थोड़ा मैंने सेंस इसका और क्लियर कर दिया कि हम कुटुंब शब्द का प्रयोग इस सेंस में भी करते हैं, रक्त संबंधियों के समूह के रूप में, है। तो आपसे अगर कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तब संभावना बहुत कम है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ज्वाइंट फैमिली से ही आएगा, ठीक। तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में ठीक है। अब इसमें हमने अर्थ और परिभाषाओं में, तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि भाई एक सामान्य निवास में 2-3 पीढ़ी के लोग साथ में रहते हैं, एक रसोई का बना खाना खाते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो 2 विद्वान हैं, एक पहला विद्वान है प्रोफेसर देसाई, पांच मिनट और लेंगे। प्रोफेसर देसाई, तो प्रोफेसर देसाई ने क्या कहा? प्रोफेसर देसाई का कहना है कि वह गृहस्थी जिसमें 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, और संपत्ति वगैरह साझा करते हैं आपस में, संपत्ति, आवास, ये सब चीजें साझा करते हैं। हाँ, तो संपत्ति, आवास वगैरह साझा करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार, ठीक है। तो प्रोफेसर देसाई की कौन कौन सी बातें हुई? वह गृहस्थी जिसमें 2 या 3 पीढ़ी, अपन 3 पीढ़ी ले लो, है ना, 2 या 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, और क्या? संपत्ति, आवास, खेत खलियान वगैरह क्या करते हैं? आपस में परस्पर साझा करते हैं, है ना। प्रोफेसर देसाई लिखा हुआ भी आपको डेफिनेशन प्रॉपर दिखे। 2-3 जो मेन कीवर्ड होते हैं उनको याद करना है आपको बस, है ना। लैंग्वेज आप बना ले जाओगे, लैंग्वेज बना ले जाओगे, लेकिन कीवर्ड कहीं पे मिस नहीं होना चाहिए, है ना। इरावती कर्वे, इरावती कर्वे, ठीक है, इरावती कर्वे। तो इरावती क्या बोल रही है? इरावती कर्वे, इरावती कर्वे का कहना है कि जब लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक रसोई का बना खाना खाते हैं, ठीक है, एक छत के नीचे रहते हैं, और जिनकी सम्मिलित संपत्ति होती है। 3 चीजें बोली, एक छत के नीचे रहते हैं, एक रसोई का बना खाना खाते हैं, एक और क्या बोले? एक छत के नीचे रहते हैं, एक छत, एक रसोई, संपत्ति साझा, संपत्ति कैसी? साझा, और क्या? और एक पॉइंट बच गया, रक्त संबंधी होते हैं, रक्त संबंधी, एक छत के नीचे। तो देखो अपने को 6 विशेषताएं, तो यहां 4-5 विशेषताएं यहां से मिल गई ना, 4 विशेषताएं पकड़ लो। इरावती कर्वे ने हमको 4 विशेषताएं बता दी, अब इसी के बेसिस पे विशेषताएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो प्रोफेसर देसाई ने बोला 2-3 पीढ़ियों के लेके एक साथ रहते हैं और विभिन्न चीजों को परस्पर साझा करते हैं वे लोग। और इरावती कर्वे ने बोला एक छत के नीचे रहते हैं, एक रसोई का बना खाना खाते हैं, एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं और संपत्ति को साझा करते हैं। इन्हीं को हम संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इन्हीं के आधार पर हम विशेषताएं ड्रॉ कर सकते हैं, विशेषताएं ड्रॉ कर सकते हैं। समय आपका यार हो गया है ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 5 मिनट लेके इसको खत्म कर दूं, इस टॉपिक को, तो फिर
कल से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्या कल करूं, कल कर दें, है ना, क्योंकि थोड़ा सा बच गया था। ठीक है, तो इसको आगे वाला जो चैप्टर है, आगे वाली जो चीज़ है वो कल अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो।